राष्ट्रपति से स्वीकृति। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आपका डी वाला हो जाएगा 5 अगस्त और 6 अगस्त को। भारत में जनहित याचिका के जनक कौन माने जाते हैं? बिल्कुल आपके एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है, लगाइए आंसर क्या होगा। भारत में जनहित याचिका के जनक कौन माने जाते हैं? छोटू अर्पणा। चलिए, गुड मॉर्निंग। एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। आज आपका पहला क्लास है और डेली इस क्लास को अटेंड कीजिएगा। ठीक है, ये क्लास आपको सुबह 10 बजे लाइव में मिलेगा। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन 100% पूछे जाने की चांसेस है। तो भारत में जनहित याचिका के जनक कौन माने जाते हैं? तो आप कहेंगे PN भगवती। यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन में दिया हुआ है जस्टिस PN भगवती। ठीक है, ये कौन है? तो भारत में जनहित याचिका के जनक है पवन प्रजापति। चलिए, राधे राधे। आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान की बात की गई है? चलिए बताइए क्वेश्चन 3 के लिए आंसर। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान की बात की गई है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाला, अनुच्छेद 51 का जो क है, इसी में राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान की बात की गई है। राष्ट्रीय ध्वज क्या है? हमारा तिरंगा। तो तिरंगा को कब अपनाया गया था संविधान सभा के सामने? आप लोग बताइए तो। अच्छा, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो पिंगली वेंकैया ने। किसने? पिंगली वेंकैया ने। आप लोग कमेंट करके बताइए राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया कब गया था। आगे देखिए, जेबी यानी कि पॉकेट वीटो का प्रयोग भारतीय डाक संशोधन विधेयक के संदर्भ में किस राष्ट्रपति ने किया था? चलिए बताइए क्वेश्चन 4 के लिए आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन 4 के लिए आपका आंसर क्या होगा? तो आप लोग बता रहे बी ऑप्शन, ज्ञानी जैल सिंह। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अभी याद कर लीजिए। पॉकेट वीटो का प्रयोग किसने किया था? तो ज्ञानी जैल सिंह ने। यहाँ से क्वेश्चन और बन सकता है, किस संदर्भ में किया था? तो भारतीय डाक संशोधन विधेयक के संदर्भ में। दोनों क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। यादव पुत्र बक्सर, 22 जुलाई 1947। बिल्कुल आपका सही जवाब है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को 22 जुलाई 1947। चलिए, प्रथम विश्व हिंदी दिवस मनाया गया था। आप देख सकते हैं बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चन है। आर्यन कुमार, बिल्कुल आपका भी कमेंट आ रहा है, लगाइए यहाँ पर आंसर क्या होगा। प्रथम, चिंटू चौधरी, गुड मॉर्निंग। प्रथम विश्व हिंदी दिवस कहाँ पर मनाया गया था? तो आप कहेंगे ये मनाया गया था कहाँ पर? तो महाराष्ट्र के नागपुर में। ठीक है, महाराष्ट्र के नागपुर में। ठीक, और ये कब मनाया गया था? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 जनवरी 1975। 10 जनवरी 1975 में, और 2006 से ये प्रति वर्ष 10 जनवरी को मनाया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का संकल्प प्रत्येक सदन द्वारा पारित होना आवश्यक होता है। चलिए, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। आज का क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। चलिए, राजमाला कुमारी, PDF मिल जाएगा टेलीग्राम पर। क्लास खत्म होते ही ये PDF दे देंगे। लगाइए आप पर आंसर क्या होगा। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। लेकिन विश्व हिंदी दिवस पूछे तो 10 जनवरी। अभिषेक, ठीक है, राष्ट्रीय वाला पूछे तब 14 सितंबर, लेकिन विश्व वाला पूछे तो 10 जनवरी। तो क्वेश्चन 6 के लिए आपका आंसर क्या होगा? तो आप कहेंगे उस सदन की कुल संख्या का बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा किन अनुच्छेद के तहत संचित निधि में से राज्य को अनुदान या फिर सहायता दी जानी चाहिए? चलिए, क्वेश्चन 7 के लिए लगाइए आंसर क्या होगा। बताइए किस आर्टिकल के तहत संचित निधि में से राज्य को अनुदान या फिर सहायता दी जानी चाहिए? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन कौन सा? याद रखिएगा, 7 के लिए हो जाएगा सी ऑप्शन, आर्टिकल 275। डाक पत्र के माध्यम से मताधिकार प्रयोग करने की सुविधा
देना क्या कहलाता है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। इस पर आप सभी अभी स्टार मार्क कीजिए और इस क्वेश्चन को अभी याद कर लेना है। क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन है डाक पत्र के माध्यम से मताधिकार प्रयोग करने की सुविधा, ये देना क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा, ये कहलाता है क्या? इसका आंसर हो जाएगा पोस्टल बैलेट। ठीक है, अभी हाल ही में ये चर्चा में रहा था पोस्टल बैलेट, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इसको ध्यान रखिएगा, पोस्टल बैलेट कहलाता है। भारत के राज्य चिन्ह के दोनों ओर पशु है, बताइए बताइए दोनों तरफ क्या है? भारत का जो राज्य चिन्ह है उसके दोनों ओर कौन सा पशु है? तो आप कहेंगे इसका आंसर हो जाएगा दाईं ओर एक सांड है और बाईं ओर एक घोड़ा है। इसको रट लीजिए, भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है उसमें दाईं ओर क्या है? एक सांड है और बाईं ओर क्या है? एक घोड़ा है। निम्नलिखित में से किस फसल में सर्वाधिक तेल की मात्रा होती है? चलिए बताइए क्वेश्चन 10 के लिए आंसर। किस फसल में सबसे अधिक तेल की मात्रा होती है? चलिए कितना क्वेश्चन होगा? लगभग 70 क्वेश्चन है। ठीक है, 60 से 70 के बीच में ही होगा। तो आप लोग यहाँ पर बता रहे हैं बी वाला, जो कि बिल्कुल सही जवाब है, सोयाबीन। ठीक है, इसमें सबसे अधिक तेल की मात्रा होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भेड़ से ऊन उतारने के सबसे उपयुक्त मौसम कब होता है? चलिए बताइए। आज एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यान से क्लास को देखिएगा और पूरा क्लास को ध्यान से देखना है। लगाइए, भेड़ से ऊन उतारने का जो सबसे उपयुक्त मौसम होता है कब होता है? तो आप कहेंगे इसका आंसर हो जाएगा आपका सर्दी के बाद। कब होता है? सर्दी के बाद। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसको याद कर लीजिए। वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधे की निम्नलिखित संरचनाओं में से कौन जिम्मेदार है? चलिए बताइए 12 के लिए आंसर यहाँ पर क्या होगा? वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधे की निम्नलिखित संरचनाओं में से कौन जिम्मेदार है? तो आप लोग 12 के लिए सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है रंध्र यानी कि स्टोमाटा। ठीक है, ये वाष्पोत्सर्जन के लिए जिम्मेदार होता है। ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग करते हैं, बताइए। डेली क्लास को अटेंड कीजिए, सिलेक्शन बिल्कुल होगा और जमकर तैयारी कीजिए। ठीक है, जो भी क्लास दे रहे हैं उसको ईमानदारी पूर्वक कीजिए। बताइए ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग किस में करते हैं? तो आप कहेंगे ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग जो है ये करते हैं पौधे की वृद्धि दर को मापने में। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन जो भी बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, पौधे की वृद्धि दर को मापने में। निम्न में से कौन मानव जनित जीवोम का एक उदाहरण है? इस क्वेश्चन को पहले भी हमने एक बार कराया था, देखते हैं इसका आंसर किसका सही आता है। बताइए मानव जनित जीवोम का उदाहरण इनमें से कौन है? चिंटू चौधरी 14 के लिए डी बता रहे हैं आप। विनीत कुमार शर्मा डी बता रहे हैं। सर आप कल ये सेट करा दिए हैं? नहीं, ये सेट नहीं कराया अभी। चलिए बताइए। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? फसली भूमि। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? फसली भूमि। ये मानव जनित जीवों का उदाहरण है। ठीक है, यानी कि जो मानव के द्वारा निर्मित है। वर्षा वन तो मानव ने नहीं बनाया, घास का मैदान, जल तंत्र ये सभी प्राकृतिक है, जबकि फसली भूमि यानी कि खेत जो है ये मानव द्वारा निर्मित है। भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है अपनी। देख सकते हैं कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ईजी है लेकिन घुमा फिरा कर इसमें पूछा गया है। बताइए क्या होगा? भूख लगने पर कोई व्यक्ति सबसे पहले उपयोग करता है, क्या उपयोग करता है? तो आप कहेंगे ग्लाइकोजन। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, ग्लाइकोजन। ठीक है, रुपेश बाबू सोना नहीं है, मेहनत कीजिए। ठीक है, 16 से 17 दिन बचाया और पढ़ लीजिए बढ़िया से। चलिए शुष्का सिकोप मनुष्यों में किस विटामिन की कमी से होता है? ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन है, इसका आंसर बता देते हैं। विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से रतौंधी भी होता है और विटामिन ए का मुख्य सोर्स क्या है? तो आप कहेंगे गाजर। बताइए मेइबोमियन ग्रंथि किसमें स्थित होती है? चलिए बताइए मेइबोमियन ग्रंथि किसमें स्थित होती है? तो आप कहेंगे ये आपका होता है कहाँ पर? तो आँख में। कहाँ होता है? आँख में होता है।
श्वेत प्लेग को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? प्रियंका ऑफिशियल, सर जी आज मेरा गलत हो रहा है। यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, आप इसमें गलत करेंगे तो नहीं चलेगा। जो हम करा रहे हैं उसको याद कर लीजिए। चलिए रुपेश बाबू, तो श्वेत प्लेग को आमतौर पर किस नाम से जानते हैं? तो क्षय रोग के नाम से जानते हैं। बिल्कुल सही जवाब है 18 के लिए सी, क्षय रोग। बिहार के निम्न में से किस स्थान पर सजावटी ग्रेनाइट पाई जाती है? बताइए, बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट रहेगा। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइए आज दोपहर 3 बजे की क्लास में आपको क्या पढ़ना है, करंट अफेयर्स या फिर हिंदी? दो ऑप्शन आपके पास है, बताइए दोपहर 3 बजे में करंट अफेयर्स पढ़ना है या फिर हिंदी पढ़ना है? फटाफट से आप लोग कमेंट कीजिए। तो 19 के लिए आंसर आपका हो जाएगा भागलपुर, बांका और नवादा। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। बिहार के किस जिले में अभ्रक मूलक मिट्टी पाई जाती है? चलिए, कोई यहाँ पर हिंदी तो कोई करंट अफेयर्स। सबसे ज़्यादा यहाँ पर है हिंदी, हिंदी। चलिए हिंदी सब बता रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, एक दिन हिंदी करा देंगे और एक दिन करंट अफेयर्स करा देंगे, ठीक है। तो आज आपका एक काम करते हिंदी करा देते हैं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा कमेंट यहाँ पर हिंदी के हैं। और कल क्या करा देंगे? करंट अफेयर्स। तो बिहार के किस जिले में अभ्रक मूलक मिट्टी पाई जाती है? तो इसको याद कर लीजिए, नवादा डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पर? नवादा डिस्ट्रिक्ट में। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? लगाइए आंसर क्या होगा। सर दोनों ही ठीक रहेगा, एक एक करा देंगे। पहले हिंदी का होगा, फिर कल आपका करंट अफेयर्स का करा देंगे दोपहर 3 बजे में। लगाइए, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? चलिए आप लोग बता रहे यंग इंडिया, बिल्कुल सही जवाब है यंग इंडिया। अच्छा, कॉमनवेल्थ पत्रिका किसकी है? तो आप कहेंगे ये एनी बेसेंट की पत्रिका है, कॉमनवेल्थ। किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल लिया था? लगाइए, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट आप सभी जानते हैं 1878 में लाया था लॉर्ड लिटन ने, और 1882 में लॉर्ड रिपन ने इसको समाप्त कर दिया था। तो इस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा किसने बदला था, किस पत्र ने? तो आपका आंसर क्या होगा? अमृत बाजार पत्रिका ने। किसने? अमृत बाजार पत्रिका ने। 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए थे? चलिए बिल्कुल 9th और 10th लेवल का क्वेश्चन है, लगाइए क्या होगा। 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने को यूरोप में पहुंचाया था? तो आपका आंसर होगा मार्को पोलो। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? बताइए। चलिए बताइए फटाफट से, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? आप सभी का आंसर आ रहा है यहाँ पर जर्मनी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? 24 के लिए आपका ऑप्शन बी हो जाएगा जर्मनी। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई किया था? चलिए 25 के लिए बताइए यहाँ पर आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन आपको 9th में मिल जाएगा। गुटेनबर्ग ने सबसे पहले किस पुस्तक की छपाई किया था? तो आप कहेंगे 25 के लिए आपका आंसर क्या होगा? बाइबिल, ठीक है। किसका किया था? बाइबिल को, ठीक है। इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? चलिए बताइए, इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? चलिए इसका आंसर आपका हो जाएगा कौन था? कैक्सटन, ठीक है। इसको याद कर लीजिए, कौन था? कैक्सटन था। इन्होंने ही इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाया था। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? इस क्वेश्चन को पहले भी हमने प्रैक्टिस सेट में आपको बताया था। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। किसने कहा मुद्रण जो है ईश्वर की दी हुई महानतम देन है और सबसे बड़ा तोहफा है? तो ये कहा था आपका मार्टिन लूथर ने। किसने कहा था? मार्टिन लूथर ने। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? लगाइए आंसर क्या होगा। मेरे प्यारे साथियों, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। आज का प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही शानदार है। थोड़ा सा क्वेश्चन आपको मॉडरेट लेवल का मिलेगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन इजी करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है।
मान लीजिए आप सभी क्वेश्चन हल्के पढ़ लेते हैं और एग्जाम में अगर थोड़ा सा भी हार्ड पूछ देता है या फिर मॉडरेट आता है तो आपसे नहीं बनेगा, इसलिए हर तरह के क्वेश्चन को कीजिए। तो यहाँ पर आप लोग बता रहे हैं इसका आंसर कौन सा, तो 28 के लिए हो जाएगा फ्रांस। रूसो कहाँ का दार्शनिक था, तो फ्रांस का दार्शनिक था। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ पर हुई थी, चलिए बताइए। विश्व में सबसे पहले मुद्रण की शुरुआत कहाँ पर हुई थी, नीतीश कुमार, नीतीश कुमार। चलिए हिंदी का क्लास आज दोपहर 3 बजे में हो सकता है लेंगे, ठीक है। तो विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी, तो आपका आंसर क्या होगा, चाइना में। कहाँ पर, चाइना में। किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई थी, तो इसका भी आंसर होगा चाइना। प्रथम पेपर मिल की स्थापना कहाँ हुई थी, अब लगाइए इसका आंसर क्या होगा, प्रथम पेपर मिल। चलिए फटाफट से बताइए, प्रथम पेपर मिल की स्थापना कहाँ पर हुई थी, आपका आंसर क्या हो जाएगा। अभी चाइना नहीं होगा, होगा जर्मनी, ठीक है। आंसर याद कर लीजिए, चाइना नहीं होगा, पेपर मिल है तो आंसर क्या हो जाएगा, जर्मनी, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन आपका है प्रथम पेपर मिल की स्थापना कहाँ हुई थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, जर्मनी में, ठीक है। भारत में समाचार पत्र का उदय किस सदी की महत्वपूर्ण विशेषता है, तो 32 के लिए आपका आंसर हो जाएगा 19वीं सदी। क्या हो जाएगा, 19वीं सदी। बंगाल गजट समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ था, चलिए लगाइए इसका आंसर, बंगाल गजट समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ था, तो 33 के लिए आप लोग बता रहे हैं ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही जवाब है, 1780 में। याद कर लीजिए, बंगाल गजट का प्रकाशन कब हुआ था, 1780 में हुआ था। किसने किया था, अगर नाम पता है तो बता दीजिए। सोम प्रकाश समाचार पत्र का बांग्ला में प्रकाशन किसने किया था, लगाइए आंसर। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा 34 के लिए, तो आप कहेंगे इसका आंसर होगा ईश्वर चंद्र, क्या हो जाएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। और अभी हमने आपसे पूछा कि बंगाल गजट समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था, तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने। कब किया था, 1780 में, ठीक है। चलिए आगे देखिए, इंडियन मिरर का संपादन लंदन में किसने किया था, बताइए। सेलेक्टेड क्वेश्चन है, इंडियन मिरर का संपादन लंदन में किसने किया था, तो आप कहेंगे इसका आंसर क्या होगा 35 के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्यों, क्योंकि इंडियन मिरर का जो संपादन है लंदन में मनमोहन घोष और देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। किसने, मनमोहन घोष और देवेंद्र नाथ टैगोर ने, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो क्या हो जाएगा डी वाला। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कब लाया गया था, बताइए फटाफट से। आगे अभी हम लोग इंग्लिश के क्वेश्चन कवर करेंगे, चलिए बताइए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लाया गया था, तो आप कहेंगे इसका आंसर क्या होगा 36 के लिए, इसका आंसर हो जाएगा 1878 में, ठीक है। 1878 में किसने लाया था, तो लॉर्ड लीटन ने। और इसको रद्द किसने किया था, तो 1882 में रिपन ने इसको निरस्त यानी कि रद्द किया था। भारतीय समाचार पत्र का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, चलिए बताइए आंसर 37 के लिए। चलिए 37 के लिए आप लोग मेटकॉप बता रहे हैं, इसका बिल्कुल सही जवाब है चार्ल्स मेटकॉप को भारतीय समाचार पत्र का मुक्तिदाता माना जाता है। लोहा शब्द क्या है, लगाइए आंसर, बताइए। लोहा पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग है, चलिए 38 के लिए आप लोग बता रहे हैं पुल्लिंग, ठीक है। पुल्लिंग क्यों है, आपने सुना होगा लोहा लोहे को काटता है, तो ये क्या है, पुल्लिंग है।
हिंदू समाचार साप्ताहिक रूप से दैनिक रूप में परिवर्तन कहाँ पर हुई थी, यानी परिवर्तन कहाँ पर होता है। हिंदू समाचार साप्ताहिक रूप से दैनिक रूप में, यानी हिंदू समाचार पत्र जो था वो साप्ताहिक था लेकिन बाद में दैनिक रूप में परिवर्तन हुआ था। ये कहाँ पर हुआ था, तो याद रखिएगा तमिलनाडु में। कहाँ पर, तमिलनाडु में। बंगाल में संवाद कौमुदी कब प्रकाशित हुई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगाइए। चलिए बताइए, बंगला में, सॉरी बंगाल नहीं बंगला है, ठीक है, इसको सही कर लीजिए। क्या होगा, बंगला में जो संवाद कौमुदी है इसका प्रकाशन कब हुआ था, तो आप कहेंगे 40 के लिए आंसर क्या हो जाएगा, 1821 में, ठीक है, 1821 में। संवाद कौमुदी की बात करें तो संवाद कौमुदी समाचार पत्र था और इसका संपादन किसने किया था, तो राजा राम मोहन राय ने। चलिए इंग्लिश का क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग फ्रॉम द ऑप्शन लेट अस गो। यहाँ पर आपको क्वेश्चन टैग बताना है, लेट अस गो का क्या होगा। चलिए अगर आपको क्वेश्चन टैग आता है तो बिल्कुल आराम से आंसर ले सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन टैग में देखिए, अगर लेट से शुरू होता है तो इसका फॉर्मूला देखिए, लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1, ठीक। तो यहाँ पर देखिए लेट आपका है, आज क्या है, सब्जेक्ट है, और गो क्या है, V1। तो इसका हमेशा क्वेश्चन टैग बनेगा सेल वी से, सेल वी से, इसको याद रखिएगा। जब भी इस रूप में हो लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 तो इसका हमेशा क्वेश्चन टैग बनेगा सेल और वी। तो देखिए किस ऑप्शन में है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है सेल वी। इस रूल को याद रखिएगा, लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 होगा तो सेल वी होगा। मेक द एडवर्ब फ्रॉम ऑफ द वर्ड, यहाँ पर फास्ट का आपको बताना है एडवर्ब क्या होगा। वर्ब मतलब क्रिया होता है, एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण होता है। लगाइए 42 के लिए आंसर। तो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट याद कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऐसे बच्चे जो कि फास्ट का आप लोग बताएंगे फास्टली, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि फास्ट का आपको एडवर्ब बताना है, ये आपका फास्ट ही होता है। क्या होता है, फास्ट। यकीन ना हो तो आप सर्च करके भी देख सकते हैं। फास्ट का अगर एडवर्ब पूछे तो फास्ट होता है, जो कि सी ऑप्शन में दिया हुआ है। इसलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को पूछा गया है कि आप लोग आंसर लगाएंगे फास्टली, जो कि गलत हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, फास्ट। तो इसको अभी याद कर लीजिए, फास्ट का एडवर्ब क्या होगा, तो फास्ट होगा। अ रिपोर्ट और अकाउंट इज एन, यानी कि एक रिपोर्ट या फिर अकाउंट क्या होता है, बताइए। टेक्निकल वर्क होता है, प्रोफेशनल वर्क होता है, इनफॉर्मेशनल वर्क होता है, या फिर नन ऑफ दीज। यानी कि रिपोर्ट या फिर अकाउंट ये होता क्या है, बताइए। रिपोर्ट एक प्रकार का होता क्या, ये पूछा गया है। तो आप कहेंगे रिपोर्ट या फिर अकाउंट जो होता है एक प्रकार का क्या होता है, ये होता है आपका इनफॉर्मेशनल वर्क। इसको रट लीजिए, एक रिपोर्ट या फिर अकाउंट क्या होता है, एक प्रकार का इनफॉर्मेशनल वर्क होता है। उम्मीद करते हैं इंग्लिश क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। सिलेक्टेड क्वेश्चन है, चेंज द वर्ड स्ट्रेंथ इनटू मेन वर्ब। यहाँ पर देखिए स्ट्रेंथ है, ठीक है, इसको बनाना है मेन वर्ब में, इसका क्या होगा। तो इसका आंसर बता देते हैं, याद कर लीजिए। आपका सी वाला हो जाएगा स्ट्रेंथन। क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथन। ये आपका स्ट्रेंथ का मेन वर्ब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, चूज द मीनिंगफुल प्रीफिक्स। बैलेंस का प्रीफिक्स बताना है। प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है, प्री, यानी कि जो आपका शुरुआत में लगता है, और एक होता है सफिक्स। यहाँ पर बताइए बैलेंस का प्रीफिक्स क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए अक्सर बच्चे गलत आंसर बताएंगे, मुझे पता है। चलिए देखते हैं फिर भी आप लोग क्या बताते हैं। बैलेंस का प्रीफिक्स 45 के लिए ए बता रहा है। चलिए हम जानते थे आप गलत बताएंगे। चलिए एक का यहाँ पर सही है, नेहा चौधरी का। चलिए नेहा चौधरी बिल्कुल आपका सही है। चलिए और देखते हैं किसका सही है। चलिए यहाँ पर सभी का आंसर गलत है, केवल नेहा चौधरी का सही है। यहाँ पर अन नहीं होगा। आप जानते हैं कि अनबैलेंस आपने पढ़ा है, लेकिन यहाँ प्रीफिक्स आपका बैलेंस का अन नहीं होगा, इम्बैलेंस होता है। इम्बैलेंस आप ही बताइए, इतना इजी क्वेश्चन देगा। अगर बैलेंस का आप सभी जानते हैं कि अनबैलेंस होता है, वो नहीं होता है। जब भी बैलेंस का पूछे तो आपका इम्बैलेंस होता है। क्या होता है, इम्बैलेंस। IM, एक ही लड़की का यहाँ पर सही था, ठीक है। द एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड अचीव इज। यहाँ पर अचीव का आपको बताना है सिनोनिम। सिनोनिम का मतलब क्या होता है, एक सिनोनिम होता है और एक क्या होता है बताइए, यानी कि समानार्थी शब्द बताना है। सिनोनिम और एंटोनिम आपने पढ़ा होगा। यहाँ पर समानार्थी बताना है अचीव। अचीव का मतलब क्या होता है आप सभी जानते हैं, प्राप्त करना।
किसी भी चीज़ को प्राप्त करना यानी गोल अचीव होता है, ठीक है। तो इसका समानार्थी आपका हो जाएगा, इसको डायरेक्ट याद कर लीजिए, अटेन, ठीक है। क्या हो जाएगा? अटेन। ये सिलेक्टेड क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, इसको डायरेक्ट याद कर लीजिए। अचीव का सिनोनिम क्या होगा? आप कहेंगे अटेन। चलिए अब यहाँ से देखिए, साइंस का क्वेश्चन है, किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह किसके कारण रुक जाएगी? चलिए बताइए, इंग्लिश का क्वेश्चन किसको किसको समझ में आया? तो 47 के लिए बताइए फटाफट से क्या होगा। और देखिए, आप लोग चाहते हैं कि डेली इसी तरह से प्रैक्टिस सेट हो, तो आप लोग सेशन को लाइक कीजिए, ठीक है, जिसमें इंग्लिश का भी क्वेश्चन होगा, हिंदी का भी होगा, जीके का भी होगा, साइंस का भी होगा। तो जितना हो सके सेशन को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ सेशन को शेयर कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर 47 के लिए आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो वह घर्षण के कारण रुक जाएगी। किसके कारण? घर्षण के कारण। निम्न में से कौन सा नियम किसी धात्विक तार में से प्रवाहित होने वाली धारा और इसके सिरों में विभवांतर के बीच संबंध बताता है? नीतू कुशवाहा, सर जी इंग्लिश समझ में आया। चलिए, इंग्लिश में कितना ही क्वेश्चन पूछेगा सर? हिंदी इंग्लिश दोनों एग्जाम में पूछता है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो 48 के लिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ओम का नियम, ठीक है। पूरा सेंटेंस को पढ़िए, वाक्य को पढ़िए, ये क्या है? तो ओम का नियम है। ओम प्रतिरोध का SI मात्रक होता है ओम। निम्नलिखित में से क्या गुरुत्व के कारण त्वरण के मान को प्रभावित नहीं करता है? 9th का क्वेश्चन है, 9th में चैप्टर दिया हुआ है त्वरण गुरुत्वाकर्षण, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, बताइए। पुष्पा कुमारी, बिल्कुल कराएंगे, कल से फिर प्रैक्टिस सेट होगा। तो क्या निम्नलिखित में से क्या गुरुत्व के कारण त्वरण के मान को प्रभावित नहीं करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बताइए फटाफट से। इसका आंसर हो जाएगा द्रव्यमान, ठीक है। द्रव्यमान गुरुत्व के कारण त्वरण के मान को प्रभावित नहीं करता है। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? चलिए बताइए, नेत्र में जो प्रकाश प्रवेश करता है तो प्रकाश का जो नियंत्रण होता है किसके द्वारा? सरोज सिंह। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिंपल सा है, पुतली के द्वारा। किसके द्वारा होता है? पुतली के द्वारा होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, नेत्र दान में बताइए, नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है? जिसको पता है बताइए तो। चलिए आप लोग फटाफट से बताइए, नेत्र दान में आँख का कौन सा भाग डोनेट किया जाता है? विजय कुमार बता रहे कॉर्निया। चलिए, सोनी कुमारी भी कॉर्निया, हिमांशु कॉर्निया। चलिए, सभी का सही है गोल। मौसम कुमारी, सभी का कॉर्निया, बिल्कुल सही है, कॉर्निया को दान किया जाता है। चलिए, चूज द करेक्ट वर्ब फ्रॉम, यहाँ पर बताना है आई वाज डांसिंग व्हेन सी। बताइए यहाँ पर सी के बाद क्या होगा? अब इसको ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा आपको समझा देते हैं। तो अगर आपको क्लाउज के बारे में नॉलेज है तो आप लोग बिल्कुल आराम से आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बीच में क्या है? वैन है। तो वैन के पहले देखना है पहला क्लाउज, वैन के बाद यहाँ पर सेकंड क्लाउज बनेगा। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस वाक्य का जो पहला क्लाउज है वैन के पहले यहाँ पर किसका इस्तेमाल हुआ है? वाज का इस्तेमाल हुआ है। तो आप लोग बताइए वाज क्या है? तो आप कहेंगे वाज आपका पास्ट इम्परफेक्ट टेंस है, यानी वाज वेयर जो होता है पास्ट इम्परफेक्ट या फिर पास्ट कंटिन्यूस कह सकते हैं, ठीक है। तो वाज आपका पास्ट कंटिन्यूस में है, तो वैन के बाद जो नेक्स्ट यानी अगला क्लाउज बनेगा वो पास्ट इंडेफिनिट में होगा। फिर से रूल सुन लीजिए, जब भी पहला क्लाउज पास्ट इम्परफेक्ट में या फिर कंटिन्यूस में दिया रहे तो वैन के बाद जो नेक्स्ट क्लाउज बनेगा वो पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है? V2 वाला होता है। जैसे गो है तो आपका वेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा? V2 कौन सा? अराइव्स तो है नहीं, ये V5 है। विल अराइव ये भी नहीं है, हैड अराइव्ड ये भी नहीं है, तो बचा आपका सी वाला, ठीक है, अराइव्ड। चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन, क्या आप मुझसे नाराज हैं? बताइए इसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा? क्या आप मुझसे नाराज हैं?
देखते हैं 52 के लिए किसका आंसर सही होता है। क्वेश्चन नंबर लिख कर बताइए, तभी बताएंगे आपको किसका सही है। 52 के लिए बताइए क्वेश्चन नंबर लिख कर। तो 52 के लिए बी बता रहे हैं लियो। 52 के लिए चंद्रा मोहन कुमार, चंद्र मोहन कुमार 52 के लिए बी बता रहा है। चलिए और देखते हैं। सीमा कुमारी का ए है, 52 के लिए रोशनी कुमारी का ए है, बिल्कुल सही जवाब है। जिसका भी यहाँ पर ए है उसका सही है। क्या हो जाएगा, आर यू एंग्री विथ मी, ठीक है, आर यू एंग्री विथ मी, टू नहीं होगा विथ मी होता है। तो पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल आपका सही है। निम्न अम्लों में से कौन प्रकाशिक समावयवता नहीं प्रदर्शित करता है। चलिए बताइए कौन सा अम्ल है जो प्रकाशिक समावयवता को नहीं प्रदर्शित करता है। तो ये हो जाएगा मैलिक अम्ल, जो कि सेब में होता है, ठीक है। बेकेलाइट का निर्माण निम्नलिखित में से किसके बीच अभिक्रिया द्वारा किया जाता है। चलिए बताइए बेकेलाइट का निर्माण जो है ये किसके बीच अभिक्रिया के द्वारा किया जाता है। तो आप कहेंगे फिनॉल या फिर फॉर्मल्डिहाइड, सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। 10th का क्वेश्चन है, उत्प्रेरक परिवर्तित करते हैं। ये इजी क्वेश्चन है, ठीक है। 10th में आपको फर्स्ट चैप्टर में ही मिल जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया जो चैप्टर है उसमें उत्प्रेरक के बारे में दिया हुआ है। तो उत्प्रेरक क्या करते हैं, तो आप कहेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्प्रेरक क्या करते हैं, अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को क्या करता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा सी वाला, अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा, यानी कि बढ़ा देता है या फिर घटा देता है उत्प्रेरक, ठीक है, यही काम होता है उत्प्रेरक का। चलिए डैश एक एक्टिनॉइड नहीं है। तो आंसर बता देते हैं टर्बियम ये एक्टिनॉइड नहीं है। टर्बियम की परमाणु संख्या 65 होता है, ठीक है, 65 होता है। उष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें बताइए, ये भी आपको 10th में मिल जाएगा, उष्माक्षेपी और उष्माशोषी। तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें उष्मा निकलती है। क्या होती है, इसमें उष्मा निकलती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उष्मा का निष्कासन होता है उष्माक्षेपी में। 23 अगस्त 2023 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। चलिए इसका आंसर बता देते हैं, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव बने हैं, ठीक है। कौन सी गुप्त गैस के नाम से जानी जाती है, बताइए गुप्त गैस के नाम से कौन सा गैस है जो कि जाना जाता है। तो आप कहेंगे इसका आंसर हो जाएगा डी वाला, क्रिप्टन, ठीक है, क्रिप्टन जो है गुप्त गैस के नाम से जाना जाता है। परमाणु संख्या 56 वाला तत्व किस ब्लॉक से संबंधित है। आपने पढ़ा होगा पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, 10th में मिल जाएगा आपको। तो 56 किसका होता है ये पहले पता होना चाहिए। तो आप कहेंगे 56 होता है बेरियम का, बेरिलियम नहीं, बेरियम, बेरियम का परमाणु क्रमांक होता है 56। तो ये किस में आएगा 56 आपका, तो आप कहेंगे ये आपका एस ब्लॉक में आएगा। किस ब्लॉक में आएगा, एस ब्लॉक में। अच्छा डी ब्लॉक में कितने एलिमेंट होते हैं आप लोग कमेंट करके बताइए। तो चलिए बिल्कुल सही जवाब है एस ब्लॉक। निम्न में से किसका प्रशांतक रूप में उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, इक्वेनिल, ठीक है, इक्वेनिल प्रशांतक के रूप में उपयोगी होता है। इक्वेनिल क्या है, तो आप कहेंगे एक प्रकार की दवा है जिसका प्रयोग अवसाद यानी कि डिप्रेशन और उच्च घात यानी हाइपरटेंशन के निदान में होता है। किसके किसके इस्तेमाल में, डिप्रेशन और हाइपरटेंशन में किसका इस्तेमाल होता है। तो आप कहेंगे इक्वेनिल का होता है, जो कि एक प्रकार का दवा है, ध्यान रखिएगा। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर के इलाज के लिए उत्पन्न की गई औषधि कौन सी है। बताइए कैंसर के इलाज के लिए यहाँ पर औषधि बताना है, बिल्कुल एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। तो आप कहेंगे यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा बी वाला, ठीक है, इंटरफेरॉन। क्या हो जाएगा, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर के इलाज के लिए उत्पन्न की गई औषधि कौन सा है, इंटरफेरॉन। अच्छा कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे ऑन्कोलॉजी। क्या होता है, ऑन्कोलॉजी। केकड़े डैश प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। तो आप कहेंगे केकड़ा जो है
हमने बताया था साइंस क्लास में शायद कल या परसों, तो ये आपका ऑर्थोपोडा में आता है। किस में आता है? ऑर्थोपोडा में, ठीक है। और केकड़ा जो है ये गिल्स के द्वारा सांस लेता है। किसके द्वारा? गिल्स के द्वारा। XO क्रोमोसोम असामान्यता है, आंसर हो जाएगा बी वाला, टर्नर सिंड्रोम, ठीक है, टर्नर सिंड्रोम। हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? बताइए, चलिए फटाफट से बताइए 65 के लिए, हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? तो आप कहेंगे हितोपदेश जो है कैसा ग्रंथ है, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? चलिए फटाफट से बताइए, इसका हो जाएगा बी वाला, बाल कथा, ठीक है। हितोपदेश क्या है? बाल कथा ग्रंथ है। जनमत का पर्यायवाची शब्द बताइए। जुलिका यादव। तो जनमत का पर्यायवाची आपका क्या होगा? तो आप कहेंगे ये होता है क्या? तो जन विचार, लोकमत, लोकवाणी, जनवाणी, ये सभी जनमत का पर्यायवाची है। यहाँ पे देखिए जन विचार दिया है। कुंज का समानार्थी शब्द क्या है? तो देखिए कुंज जो है एक प्रकार का पुल्लिंग शब्द है जिसका अर्थ होता है लता झाड़ियाँ, ठीक है, लता झाड़ियों से घिरा हुआ मंडप। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा बताइए। तो इस विकल्प में देखिए समानार्थी शब्द के रूप में झाड़ी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? झाड़ी, ठीक है। कुंज का मतलब क्या होता है? लता झाड़ियों से घिरा हुआ मंडप। यहाँ पे झाड़ी दिया हुआ है, आंसर हो जाएगा झाड़ी। चलिए, तो प्रैक्टिस सेट में 67 ही क्वेश्चन थे। अब बताइए आप लोग आज का जो ये प्रैक्टिस सेट एपिसोड 1 है कैसा लगा, और अगर पसंद आया हो तो आप लोग प्रॉमिस कीजिए आज के सेशन को जहाँ भी हो सके फेसबुक, व्हाट्सअप सभी में शेयर कीजिए, टेलीग्राम पर अपने दोस्त को बताइए। अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो ये आपका प्रैक्टिस सेट डेली एग्जाम तक चलेगा, ठीक है। इसमें बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन है, इजी टू मॉडरेट लेवल। और अच्छा, ज्ञान बिंदु का एक नया सीरीज आया है क्लास का, आपको करना है तो बताइए, उसको भी करा देंगे। ऑफलाइन क्लास का जो PDF मिलता है ज्ञान बिंदु GS एकेडमी का, अगर आपको करना है तो फटाफट से कमेंट कीजिए, सारे क्वेश्चन उसका भी करा देंगे, ठीक है। चलिए, चिंटू चौधरी मस्त था, राधिका कुमारी थैंक्स सर जी। चलिए सर जी कुछ कारण बताइए, लाइव क्लास में बहुत सही होता है और सेट बनाने में बहुत गलती होता है, ऐसा क्यों होता है? आप ही जानते होंगे ना। करवा दीजिए सर, विजय कुमार। चलिए सभी का हाँ है। चलिए ठीक। तो देखिए स्पेशल तो क्लास नहीं कराएंगे, हम क्या करेंगे प्रैक्टिस सेट में ही जो ज्ञान बिंदु GS एकेडमी का क्वेश्चन आता है उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। चलिए तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब मिलेंगे दोपहर 3 बजे में हिंदी या फिर करंट अफेयर्स के साथ में।